हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनुष्का मैम। अगर आप भी बिहार बीटीएससी ड्रेसर वैकेंसी 2025 की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो आप राठौर एजुकेशन पॉइंट द्वारा लाए गए सूर्या बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपकी तैयारी में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आपको इस बैच में कंप्लीट सिलेबस इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कराया जा रहा है। लाइव क्लासेस के थ्रू आपको रिकॉर्डिंग क्लासेस भी मिल रही हैं, आपको कंप्लीट पीडीएफ नोट्स भी मिल रहा है, आपको कंप्लीट थ्योरी साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव्स भी कवर कराए जा रहे हैं और हर तरह के ऑब्जेक्टिव्स, चाहे वो एमसीक्यू हो या वन लाइनर हो, हर तरह की चीज़ें कराई जा रही हैं। अगर आप भी इस हमारे साथ जुड़कर अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं और अपनी सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल भी देर ना करें, प्ले स्टोर पर जाकर राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप को इंस्टॉल करें और सूर्या बैच को ज्वाइन करें। आपके लिए एक और बहुत ही अच्छी खुशखबरी लाई गई है राठौर एजुकेशन पॉइंट की तरफ से। अगर आप इस बैच को, जैसा कि आपको पता है कि इस बैच में आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ मिल रही होती है फ्री इस कोर्स के साथ ही आपको पहला टेस्ट जो है वो फ्री है, कोई भी दे सकता है इस ऐप को, राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके। आप पहला टेस्ट दे करके एनालिसिस कर सकते हैं और फिर ये बैच खरीद सकते हैं। लेकिन आपके लिए एक और खुशखबरी ये है कि आपको इस कोर्स को ज्वाइन करते के साथ अब एक बुक भी फ्री मिल रहा है, जो कि राठौर एजुकेशन पॉइंट की तरफ से ही लाया गया है इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडल सॉल्व पेपर्स मिल रहे हैं, मतलब कि जैसे पेपर आपके एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं वैसे ही पेपर्स आपको और प्रैक्टिस के लिए उस बुक में दिए जा रहा है, जो कि इस कोर्स के साथ बिल्कुल फ्री है। तो बिल्कुल भी देर ना करें, जल्दी से जल्दी राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, हमारे सूर्या बैच को ख़रीदें और अपनी तैयारी को शुरू करें। आज की क्लास में हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 100 ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, जो कि इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ड्रेसिंग में प्रयुक्त सामान्य एंटीसेप्टिक कौन सा है। ड्रेसिंग में ड्रेसिंग करते वक्त जो सबसे जनरल एंटीसेप्टिक यूज़ होता है, जो कि इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होता है, एंटीसेप्टिक इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, वो कौन सा है। तो ऑप्शंस क्या क्या है? ए अल्कोहल, बोरिक एसिड, सल्फर या क्लोरोफॉर्म। तो इसका सही आंसर है अल्कोहल। ए अल्कोहल जो है वो इसका सही आंसर है। जैसा कि हमें पता है कि अल्कोहल सैनिटाइजर्स वगैरह में भी प्रेजेंट होता है, ये एक अच्छा एंटीसेप्टिक का काम करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने का काम करता है, तो इसीलिए इसको ड्रेसिंग के दौरान सबसे कॉमनली यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पट्टी बांधने से पहले घाव की सफाई किससे की जाती है। ड्रेसिंग बैंडेजिंग करने से पहले, पट्टी बांधने से पहले घाव की सफाई किससे की जाती है। ऑप्शंस क्या क्या हैं? साबुन और पानी, बी शहद, सी एंटीसेप्टिक घोल या डी सूती कपड़े। तो ये बहुत ही कॉमन सा सवाल है, जिसका आंसर है सी एंटीसेप्टिक घोल। एंटीसेप्टिक घोल जैसे कि डेटॉल हो गया, सैवलॉन हो गया, बिटाडीन हो गया, ये सबसे हम क्या कहते हैं, घाव को पहले साफ़ करते हैं, उसके बाद उस पर पट्टी बांधते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्रेसिंग के समय उपयोग की जाने वाली चिमटी को क्या कहते हैं। तो ड्रेसिंग के समय उपयोग की जाने वाली, ड्रेसिंग जब कर रहे हैं उस दौरान चिमटी जो यूज़ करते हैं किसी भी ड्रेसिंग की चीज़ें हटाने के लिए, या कुछ टिश्यू वगैरह है जिसको पकड़ने के लिए, तो वो चिमटी को क्या कहते हैं। इसके ऑप्शंस क्या क्या है? फॉर्सेप्स, कैन्यूला, स्कैल्पेल या सीजर्स। तो इसका सही आंसर है ए फॉर्सेप्स। फॉर्सेप्स जो है वो हम ड्रेसिंग में उपयोग की जाने वाली चिमटी है, उसे फॉर्सेप्स कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पट्टी बांधते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब पट्टी बांध रहे हैं, जब बैंडेजिंग या ड्रेसिंग किया जा रहा है, तो उस दौरान हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या हैं? घाव को ढकना, खून का बहाव रोकना, संक्रमण से बचाव या उपयुक्त सभी। तो पट्टी बांधते समय हमें घाव को ढकना होता है ताकि वो इन्फेक्शन से बचा रहे, साथ ही साथ हमें खून का बहाव यानी ब्लीडिंग को भी रोकना होता है, साथ ही साथ हमें इन्फेक्शन से भी बचाना होता है। तो इसका सही आंसर क्या है? डी उपयुक्त सभी। इन तीनों बातों का ध्यान हमें रखना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ड्रेसिंग तकनीक खुले घावों के लिए उपयुक्त है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी ड्रेसिंग तकनीक खुले घावों के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन क्या क्या है? ड्राई ड्रेसिंग, वेट टू ड्राई ड्रेसिंग, सिल्वर ड्रेसिंग या ऑयली ड्रेसिंग। जो भी इस क्वेश्चन में पूछना ये चाह रहा है कि ऐसा कौन सा तरीका है ड्रेसिंग का जो कि खुले घावों के लिए यूज़ किया जाता है।
ठीक है। ये जो है ये पुराने घाव जो होते हैं उनकी सफाई के लिए, और जो भी टिश्यूज़ ऐसे हैं जो डेड हो गए हैं उन्हें हटाने में भी हेल्पफुल होता है, ठीक है। ये कौन सा ड्रेसिंग है अब तक आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, इसका सही आंसर है वेट टू ड्राई ड्रेसिंग। ये जो है ये डेड टिश्यू को हटाने के लिए भी ये ड्रेसिंग की जाती है, साथ ही साथ जो पुराने घाव हैं उनकी सफाई के लिए भी की जाती है, और खुले घावों में भी ये उपयुक्त है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ड्रेसिंग में प्रयुक्त कॉटन को क्या कहा जाता है। ड्रेसिंग करते वक्त हम जिस कॉटन का यूज़ करते हैं, ड्रेसिंग करने के समय, उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, रोलर बैंडेज, गॉज, पैड या क्लिप। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसका सही आंसर है बी, गॉज। गॉज जो है वो ड्रेसिंग में उपयुक्त कॉटन को गॉज कहा जाता है। ये कॉमनली बोलचाल के भाषा में हॉस्पिटल में यूज़ होने वाला वर्ड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पेस्चराइजेशन से क्या होता है, ठीक है। पेस्चराइजेशन एक प्रोसीजर है जो एक कि लुईस पास्चर ने इन्वेंट किया था, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। तो ये पूछ रहा है कि पेस्चराइजेशन से क्या होता है, ठीक है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, दूध को मीठा बनाता है, बैक्टीरिया को मारता है, दूध को जमाता है, या खाने को रंगीन बनाता है। तो पेस्चराइजेशन लुईस पास्चर के द्वारा इन्वेंट किया गया एक प्रोसेस है जो कि बैक्टीरिया को मारता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, इमरजेंसी घाव ड्रेसिंग के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, ठीक है। इमरजेंसी घाव ड्रेसिंग, अगर कोई भी ऐसे अचानक चोट लगा हुआ पेशेंट आए इमरजेंसी में, तो उसका घाव की ड्रेसिंग के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। ऑप्शंस क्या क्या है, ए पानी डालना, बी पट्टी बांधना, सी संक्रमण रोकना, या डी एंटीसेप्टिक लगाना। तो इसका सही आंसर है डी, एंटीसेप्टिक लगाना। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे संक्रमण रोकना, लेकिन संक्रमण रोका कैसे जा सकता है, एंटीसेप्टिक लगाने से। तो ये दोनों पॉइंट जो हैं ये एक दूसरे से थोड़ा सा रिलेटेड हैं, लेकिन इसका सही आंसर है एंटीसेप्टिक लगाना। डी, एंटीसेप्टिक लगाने से संक्रमण को रोका जा सकता है, इसीलिए सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंस्ट्रूमेंट स्टेरिलाइजेशन के लिए कौन सा तरीका सर्वोत्तम है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट जो भी प्रोसीजर में यूज़ हो रहा है, या ड्रेसिंग में यूज़ हो रहा है, या सर्जरीज़ में यूज़ हो रहा है, उसमें उसको स्टेरिलाइज करने के लिए, उसको किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, उबालना, धूप में रखना, गैस स्टेरिलाइजेशन, या ड्राई हीट। तो इसका सही आंसर है उबालना, ठीक है। सबसे सर्वोत्तम तरीका उबालना है। अगर सारे इंस्ट्रूमेंट्स को उबाला जाए तो बॉइलिंग से क्या होता है, बॉइलिंग से सारे के सारे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हट जाते हैं, और चीज़ें जो हैं वो ऑलमोस्ट स्टेराइल हो जाती है। तो बॉइलिंग इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्केल पेल का उपयोग किस लिए होता है। स्केल पेल एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है जिसका यूज़ क्यों होता है वो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है घाव साफ करने के लिए, ऑप्शन बी है टाँके लगाने के लिए, ऑप्शन सी है त्वचा काटने के लिए, या ऑप्शन डी है पट्टी बांधने के लिए। तो स्केल पेल क्या है, स्केल पेल एक बहुत ही तेज़ धार वाला इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज़ सर्जरी में त्वचा को यानी स्किन को काटने के लिए या टिश्यू को काटने के लिए किया जाता है। स्केल पेल का सही यूज़ क्या है, सी, त्वचा को काटने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, घाव में मवाद पस बनाने के प्रमुख कारण क्या हैं, ठीक है। घाव में पस जो फॉर्म हो जाता है, हम कई बार देखते हैं कि कोई घाव हुआ और वो हम कहते हैं बोलचाल की भाषा में कि वो पक गया, उसमें से पस निकल रहा है। तो ये इसके होने का मेन वजह क्या है, ठीक है, प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन ए है जलन, ऑप्शन बी है संक्रमण, ऑप्शन सी है सूजन, या ऑप्शन डी है खून बहना। तो किसी भी घाव में पस फॉर्म होने का जो मेन वजह है वो है संक्रमण, उसका इन्फेक्शन होना। इन्फेक्शन जो है वो मेन वजह है, ठीक है। इन्फेक्ट हो जाना, वो घाव अगर इन्फेक्ट हो गया है तो उसमें पस फॉर्म होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जलने बर्न्स के घाव पर कौन सी ड्रेसिंग उपयुक्त है। अगर हमारे सामने कोई भी ऐसा पेशेंट आता है जो कि बर्न का पेशेंट है, ठीक है, तो उसके जो घाव है, वुंड है, उन पे हम किस तरह की ड्रेसिंग यूज़ कर सकते हैं, कौन सी ड्रेसिंग टेक्निक का या यूज़ करेंगे। ऑप्शंस क्या क्या हैं, सूखी पट्टी, सिल्वर सल्फाडाइजीन क्रीम, कपड़े से ढकना, या अल्कोहल लगाना। तो इसका सही आंसर जो है वो है सिल्वर सल्फाडाइजीन
क्रीम, ये जो है ये क्रीम संक्रमण को रोकती है, किसी भी तरह के इन्फेक्शन को कंट्रोल करती है और घाव को जल्दी ही भरने में, हील करने में हेल्प करती है। ये क्या करती है? घाव को जल्दी ही हील करने में हेल्प करती है और संक्रमण को रोकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक उपचार में राइस का मतलब क्या है? जब भी हम फर्स्ट एड प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें राइस का क्या मतलब होता है? ये राइस का फुल फॉर्म क्या होता है? इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन, रन, आइस, चेक, एग्जामिन, रेस्ट, इंजेक्शन, कवर, इमरजेंसी, रेस्ट, इनटेक, क्लीन या ईट। तो इसका सही आंसर जो है वो है ए, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन और एलिवेशन। इसका मतलब ये है कि ये जो भी मोच आई है या सूजन हुई है उसमें इलाज का सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ये प्राथमिक उपचार किस चीज़ का है? मोच या सूजन का। ठीक है, अगर किसी भी पेशेंट को मोच या सूजन की इमरजेंसी सिचुएशन देखी जा रही है तो उसमें हम जो प्राथमिक उपचार देते हैं उसका तरीका होता है राइस। ठीक है, उसको रेस्ट करने को बोलते हैं, उसको आइस पैक्स प्रोवाइड कराते हैं, कंप्रेशन देते हैं और एलिवेट करके रखते हैं उसके चोट लगे पार्ट को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टाका लगाने वाले धागे को क्या कहते हैं? ठीक है, जो भी टाका लगाने में जो धागे का यूज़ होता है उसे कॉमनली क्या कहा जाता है? ऑप्शंस है बैंडेज, बी है स्कार्फ, फिर है सीजर और फिर है सर्जिकल स्यूचर। इसका सही आंसर है सर्जिकल स्यूचर। सर्जिकल स्यूचर जो है वो टाका लगाने वाले धागे को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है ड्रेसिंग में प्रयुक्त क्लोरेकिस्टिन क्या है? ड्रेसिंग में प्रयुक्त क्लोरेकिस्टिन क्या है? ठीक है, इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, पेन किलर या मलहम। तो ड्रेसिंग में उपयुक्त जो क्लोरेकिस्टिन है वो दवा क्या है? वो दवा एक तरह का एंटीसेप्टिक है। क्लोरेकिस्टिन क्या है? एक तरह का एंटीसेप्टिक है जो कि इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये बैक्टीरिया को मारने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये एक दवा का नाम है, क्लोरेकिस्टिन एक दवा का नाम है जो कि एक तरह का एंटीसेप्टिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं ऑटोक्लेव में कितनी डिग्री सेल्सियस पर स्टेरिलाइजेशन होता है? ऑटोक्लेव एक बेस्ट ऑप्शन है स्टेरिलाइजेशन का एक बेस्ट ऑप्शन है ऑटोक्लेव। ठीक है, ये तरीका जो है वो बहुत ही ज़्यादा हॉस्पिटल्स में यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है? हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे चीज़ों को स्टेरिलाइज किया जाता है। एक मशीन होता है ऑटोक्लेव का जिसमें ऑटोक्लेविंग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि कितने डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे ऑटोक्लेव में चीज़ें स्टेराइल होती हैं। ऑप्शंस है 80 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 121 डिग्री सेल्सियस या 150 डिग्री सेल्सियस। इसका सही आंसर है सी, 121 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और हाई प्रेशर जो होता है वो 15 पाउंड तक का हाई प्रेशर में 15 से 20 मिनट तक ऑटोक्लेविंग मशीन में अगर हम 121 डिग्री सेल्सियस और 15 पाउंड, कितना? 15 पाउंड प्रेशर पे अगर हम 15 से 20 मिनट के लिए चीज़ें रखेंगे, 15 से 20 मिनट के लिए चीज़ें रखेंगे तो वो क्या होंगी? स्टेरिलाइज हो जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण घाव को सबसे अधिक प्रभावित करता है? ठीक है, ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण, इन्फेक्शन जो है वो घाव को सबसे अधिक प्रभावित करता है? एक पेशेंट जिसको ऑलरेडी वुंड है उसको कौन सा इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा प्रभावित कर सकता है? इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? मलेरिया, टेटनस, खांसी या ज़ुकाम। तो इसका सही आंसर है बी, टेटनस। टेटनस जो है वो सबसे ज़्यादा खुले घाव में टेटनस की बैक्टीरिया का प्रवेश कराकर और मरीज़ को लंकवा तक भी करा सकता है। तो इसलिए संक्रमण के दौरान सबसे ज़्यादा इन्फेक्ट जो कर सकता है वो है टेटनस। अगला क्वेश्चन है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन को आमतौर पर कैसे लगाते हैं? ठीक है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जो है उसको आमतौर पर कैसे लगाते हैं पेशेंट के वुंड पे? ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या हैं? सूती कपड़े से पोंछकर, सिरिंज से, स्पंज से या कॉटन या गॉज से। तो इसका सही आंसर है कॉटन या गॉज से। जैसा कि आप लोगों ने हॉस्पिटल में कभी भी देखा होगा कि कॉटन या गॉज पे किसी भी एंटीसेप्टिक लिक्विड को डाल करके और उसे फोर्सेप्स वगैरह चीज़ें से पकड़ करके और फिर वो वुंड को साफ़ किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है डी, कॉटन या गॉज से। निम्न में से कौन सी सर्जिकल ड्रेसिंग नहीं है? यहाँ पे आपको ऑप्शंस में जो क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सी सर्जिकल ड्रेसिंग क्या नहीं है। ठीक है, पहला है प्राइमरी ड्रेसिंग,
दूसरा है सेकेंडरी ड्रेसिंग, तीसरा है ऑर्थोपेडिक ड्रेसिंग और चौथा है ग्रीन ड्रेसिंग। तो ये इसमें से ग्रीन ड्रेसिंग जो है ये एक सर्जिकल ड्रेसिंग नहीं है, ये एक बोलते हैं ना, ये ऐसा ड्रेसिंग नाम की कोई भी चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। ये एक बस क्वेश्चन में फॉर्म कर दिया गया ऑप्शन, ये एक सर्जिकल ड्रेसिंग का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ड्रेसिंग के समय कौन सा PPE आवश्यक होता है, ठीक है। PPE क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है जो कि हेल्थ वर्कर खुद को बचाने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि ड्रेसिंग के समय PPE में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ग्लव्स हो गए, मास्क हो गए, फिर वो दस्ताने यानी ग्लव्स हो गए, मास्क हो गए, एप्रन हो गए, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो इसमें पूछा ना ये जा रहा है कि ड्रेसिंग के दौरान कौन सा सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो कौन सा इम्पॉर्टेंट है? इन मास्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या दस्ताने ग्लव्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या एप्रन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? असल में इसका सही आंसर है डी, उपयुक्त सभी। ये सभी जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ड्रेसिंग करते वक्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, घाव से खून बहने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? अगर किसी को कोई घाव आया है जिससे खून बह रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो उसमें सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है घाव को धोना, बी है डॉक्टर को बुलाना, सी है दबाव प्रेशर अप्लाई करना, या डी है मलहम लगाना। तो इसका आंसर आंसर है, हमें सबसे पहले अगर पेशेंट के वुंड से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उसे रोकने के लिए सबसे पहले दबाव डालना चाहिए, प्रेशर अप्लाई करना चाहिए ताकि उसकी ब्लीडिंग रुक सके। ये सबसे पहला फर्स्ट एड है ब्लीडिंग के इमरजेंसी सिचुएशन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की सफाई के बाद स्टरलाइजेशन क्यों आवश्यक है? कोई भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से हमने कोई भी प्रोसीजर किया तो उसके बाद उसको उसकी सफाई के बाद स्टरलाइज करना क्यों ज़रूरी है? अगर हमने कोई भी सर्जरी किया तो उसे नॉर्मली सफाई करके भी तो रख सकते हैं, बट उसे स्टरलाइज करना क्यों ज़रूरी है, ये इस क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है। इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? ताकि चमक आए, बैक्टीरिया समाप्त करने के लिए, सस्ता पड़ता है, धूल साफ करने के लिए। अब हमने अगर सफाई किया है तो उसका कोई प्रॉपर रीज़न भी तो होता है, उसका प्रॉपर रीज़न है बैक्टीरिया समाप्त करने के लिए, किसी भी तरह की बैक्टीरिया का ग्रोथ उस इंस्ट्रूमेंट पे ना हो सके, उसे रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है, ड्रेसर का मुख्य कार्य क्या होता है? ड्रेसर का मेन रोल क्या है? इसके ऑप्शन है डॉक्टर की सहायता करना, घाव की सफाई व पट्टी करना, दवाइयों की व्यवस्था करना, या इंजेक्शन देना। तो ड्रेसर का जो सबसे मेन रोल है वो है घाव की सफाई व पट्टी करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बर्न इंजरी जलन के प्राथमिक उपचार में क्या नहीं करना चाहिए? अभी तक हमने इस बारे में बात किया कि बर्न इंजरी अगर है तो हमें क्या क्या फर्स्ट एड देना चाहिए, बट इसमें है कि क्या क्या नहीं देना चाहिए, जो कि एक बिग नो है। क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बर्न वाले पेशेंट को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? ऑप्शंस क्या क्या हैं? ठंडा पानी डालना, घाव को छूना, ढीले कपड़े पहनाना, या डॉक्टर को दिखाना। तो इसमें से जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए वो है घाव को छूना। घाव को छूने से वो जो खुला हुआ जला जगह है, जो टिश्यू है, जो स्किन है, जो जला हुआ है, वहाँ पे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। वो क्या है? वो एक डेंजर का खतरा हो जाता है। वो क्या होता है? वो एक डेंजर क्रिएट कर सकता है पेशेंट की लाइफ के लिए। तो इसीलिए सबसे पहले हमें घाव को छूना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टेरिलाइजेशन उपकरण है? ठीक है, स्टेरिलाइजेशन के बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, बहुत सारे माध्यम होते हैं जिससे हम इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेरिलाइज कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है कि इन सभी में से कौन सा वो स्टेरिलाइजेशन का उपकरण यानी इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्शंस क्या क्या हैं? ट्रे, सिरिंज, ऑटोक्लेव, या ग्लव्स। तो इसका सही आंसर बहुत ही कॉमन सा दिख रहा है हमारे सामने, सी, ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव जो है वो स्टेरिलाइजेशन का एक इंस्ट्रूमेंट है। ग्लव्स हमारे PPE के अंदर आता है, ना कि स्टेरिलाइजेशन के अंदर। ये क्या है? ये हमारे PPE के अंतर्गत आता है, ठीक है। और ट्रे और सिरिंज का तो इन्फेक्शन वगैरह के कंट्रोल से रिलेटेड कोई रोल ही नहीं है। ग्लव्स का है जो कि हमारे PPE में आता है, लेकिन इसका सही आंसर क्या है? ऑटोक्लेव इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घाव की ड्रेसिंग कितने समय पर बदलनी चाहिए? अगर एक पेशेंट को घाव हुआ है, हमने उसकी मलहम पट्टी कर दी है, तो उसे हमें कितने समय में चेंज करते रहना चाहिए? ऑप्शंस हैं, हर 3 घंटे में, हर 6 घंटे में, हर 24 घंटे, या डॉक्टर के निर्देश अनुसार, या जब घाव से खून निकलने लगे तब। तो इसका जो सही आंसर है वो है हर 24 घंटे में या डॉक्टर के निर्देश अनुसार। अगर कोई ऐसा वुंड है जिसमें इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा खतरा है और उसको हर थोड़े थोड़े टाइम पे
उसकी ड्रेसिंग करना ज़रूरी है, तो वो सब कौन बताएगा? वो सब डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार होगा। लेकिन जनरल जो घाव है उन्हें 24 घंटे के बाद हमें ड्रेसिंग बदलनी होती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कैटगट किस लिए प्रयोग किया जाता है? ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या है? नस काटने के लिए, पट्टी बांधने के लिए, सर्जरी में टाके लगाने के लिए, या मलहम लगाने के लिए। तो कैटगट क्या होता है? कैटगट वो निडल होता है या वो सुई होता है, जैसे ये टाके देते वक्त जो धागा जो यूज़ होता है, जो कि सर्जरी के दौरान टाके लगाने वाले जो धागे होते हैं जो एब्जॉर्बेबल होते हैं, उन्हें हम कैटगट कहते हैं। जो धागे टाके लगाने के बाद काट के हटाने नहीं पड़े, वो खुद पर खुद एब्जॉर्ब होके कुछ टाइम में झड़ जाते हैं, उन्हें हम कैटगट कहते हैं। ठीक है, ये किस लिए प्रयोग होता है? तो ये सर्जरी में टाके लगाने के काम आता है। कैटगट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, वो क्या हो जाता है? वो स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, कैटगट भी आगे बहुत सारी तरह के होते हैं और अलग अलग कैटगट का स्किन में एब्जॉर्ब होने का अलग अलग टाइम होता है। अलग अलग कैटगट अलग अलग जगह पे हो रहे सर्जरीज के हिसाब से भी चुना जाता है। जैसे कोई इंटरनल टाके देने हैं तो उसके लिए अलग कैटगट का यूज़ होता है, स्किन पे कोई टाके देने हैं तो उसके लिए अलग कैटगट का यूज़ होता है। इस हिसाब से कैटगट का अलग क्लासिफिकेशन चलता है, लेकिन कैटगट एब्जॉर्बेबल होते हैं। ठीक है, सारे ही कैटगट एब्जॉर्बेबल होते हैं और कैटगट जो है वो सर्जरी में टाके लगाने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दस्ताने पहनने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ग्लव्स पहनना क्यों इम्पोर्टेंट होता है? इस क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है कि ग्लव्स पहनना का मेन ऑब्जेक्टिव या मेन मोटिव क्या होता है। ऑप्शंस क्या क्या हैं? हाथों की सुरक्षा के लिए, स्टाइल के लिए, कपड़े खराब ना हो इसलिए, या रोगी को गर्मी मिले इसलिए। तो इसका सही आंसर है हाथों की सुरक्षा के लिए। हाथों पे किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो, वो इन्फेक्ट ना हो, हमारे हाथ इन्फेक्ट ना हो, इसलिए ग्लव्स पहनना ज़रूरी है। या फिर पेशेंट को भी किसी भी तरह के इन्फेक्शन से रोका जा सके, इसके लिए ग्लव्स पहनना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। घाव के चारों ओर की त्वचा को साफ़ करने का तरीका क्या है? एक घाव को जब हम साफ़ कर रहे हैं तो उसके चारों ओर की त्वचा साफ़ करने के लिए सही तरीका, सही टेक्निक क्या है? ऑप्शंस क्या क्या है? बाहर से अंदर की ओर, अंदर से बाहर की ओर, गोल घुमाकर, या ऊपर से नीचे। तो इसका सही आंसर है बी, अंदर से बाहर की ओर। ये ड्रेसिंग में यूज़ किया जाने वाला बहुत ही कॉमन सा टेक्निक है कि जब भी हम घाव को साफ़ करते हैं, अगर हमारा ये घाव है तो हम इसको साफ़ करने के लिए, ये जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, अगर मान लीजिए ये हमारा घाव है तो इसको साफ़ करने के लिए हम हमेशा ऐसे अंदर से बाहर की ओर इसके सराउंडिंग्स को साफ़ करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि कोई भी इन्फेक्शन जो आजू बाजू के स्किन पे प्रेजेंट है वो इसको इन्फेक्ट ना कर सके। ठीक है, इसलिए ये तरीका यूज़ करते हैं। इसका सही आंसर है बी, अंदर से बाहर की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संक्रमण से बचाने के लिए प्रयुक्त और टिंचर आयोडीन की प्रतिशत क्या है होता है? ठीक है, संक्रमण से बचाने के लिए प्रयुक्त टिंचर आयोडीन की प्रतिशत क्या होता है? तो टिंचर आयोडीन जो है वो एक तरह का क्या है? एंटीसेप्टिक है। ये क्या है? एंटीसेप्टिक है। ये एक तरह का एंटीसेप्टिक है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है? क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि इसकी प्रतिशत क्या होती है। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या क्या है? 0.5%, 2%, 5% या 10%। ठीक है, तो इसकी जो परसेंटेज हम यूज़ करते हैं वो होती है सी, 5%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिन सेट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पिन सेट एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज़ क्यों किया जाता है वो इस क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है। ऑप्शंस क्या क्या है? दवाई देने के लिए, घाव साफ़ करने के लिए, गॉज या कॉटन पकड़ने के लिए, या कट लगाने के लिए। तो घाव को साफ़ करते वक्त हम पिन सेट का यूज़ करते हैं जो कि गॉज या कॉटन को पकड़ने के लिए यूज़ में आता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गॉज या कॉटन पकड़ने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पट्टी बांधते समय हाथ की किस स्थिति में बांधना उचित होता है? पट्टी बांधते समय हाथ की किस स्थिति में बांधना उचित होता है? ठीक है, मतलब पट्टी बांधने का सही तरीका इस क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है। ऑप्शन ए क्या है? नीचे लटकाकर, हिलाते हुए, आराम की स्थिति में, रेस्टिंग पोजीशन में, या मोड़कर। तो पट्टी बांधते वक्त हमें किस स्थिति में बांधना चाहिए?
पट्टी बांधते वक्त हमें रेस्टिंग पोजीशन में, आराम की स्थिति में पट्टी को बांधना चाहिए ताकि ये किसी भी तरह की सूजन से पेशेंट को बचाए, किसी भी तरह की सूजन पेशेंट को ना हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा सॉल्यूशन घाव की ड्रेसिंग में उपयोग नहीं किया जाता है? कौन सा सॉल्यूशन ऐसा है जो घाव की ड्रेसिंग में उपयोग नहीं किया जाता है? नहीं किया जाता है, ठीक है। ऑप्शंस क्या है? नॉर्मल सेलाइन, बीटाडिन, फिनाइल या हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इसका सही आंसर बहुत ही यूजुअल सा दिख रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी, फिनाइल। नॉर्मल सेलाइन का यूज़ भी किया जाता है कुछ कुछ जगहों पे, जैसे सराउंडिंग वगैरह को क्लीन करने के लिए, या घाव पे अगर बहुत ज़्यादा गंदगी जमी हुई है, कोई एक्सीडेंटल पेशेंट आया है तो वहाँ पे नॉर्मल सेलाइन का यूज़ करते हैं। बीटाडिन एक नॉर्मल एंटीसेप्टिक है जिसका यूज़ करते ही हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी यूज़ करते हैं। यूज़ किसका नहीं होता है? तो फिनाइल का यूज़ कभी भी नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्लैंप का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ठीक है, क्लैंप जो है वो एक नॉर्मल सा इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण है, जिसका यूज़ क्यों किया जाता है इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? टाके लगाने के लिए, रक्त स्राव रोकने के लिए, नस को दबाने हेतु, मलहम लगाने के लिए, या कॉटन धोने के लिए। तो ये क्लैंप से क्या होता है? क्लैंप का यूज़ जो है वो कोई भी सर्जरी के दौरान वेन से ब्लड फ्लो को रोकने के लिए, ब्लड को रोकने के लिए क्लैंप का यूज़ किया जाता है, ताकि किसी भी प्रोसीजर के दौरान ब्लड लॉस ज़्यादा ना हो, ठीक है। ब्लड लॉस को रोकने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसका सही आंसर है बी, रक्त स्राव रोकने के लिए नस को दबाने हेतु क्लैंप का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा घाव गहरा होता है? ठीक है, यहाँ पे कुछ घावों के नाम दिए हुए हैं जिनमें से पूछ रहा है कि कौन सा गहरा होता है। ऑप्शंस क्या क्या हैं? कट, खरोच, स्टैब वुंड या छिलका उतरना। तो ये इसका सही आंसर जो है वो है छुरा घोंपना, स्टैब वुंड। ये जो है ये शरीर के जो भी इंटरनल पार्ट होते हैं वहाँ तक पहुँच जाता है, और ये घाव सबसे गहरा होता है। ये कहाँ इंटरनल इंजरी को कॉज करता है, इंटरनल इंजरी को कॉज करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घाव की सफाई में सबसे पहले क्या किया जाता है? घाव की सफाई में सबसे पहले अगर हम किसी भी घाव की ड्रेसिंग कर रहे हैं तो उसकी सफाई में सबसे पहले क्या किया जाता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? पट्टी बांधना, संक्रमण देखना, नॉर्मल सेलाइन से घाव को धोना, या मलहम लगाना। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सी, नॉर्मल सेलाइन से घाव को धोना। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में भी बताया कि नॉर्मल सेलाइन का यूज़ होता है, तो नॉर्मल सेलाइन का यूज़ सबसे पहले किया जाता है घाव को धोने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, पेन किलर दवाएं किस उद्देश्य से दी जाती हैं? पेन किलर, ठीक है, पेन किलर दवाएं जो हैं वो किस उद्देश्य से दी जाती हैं? ए, बुखार को कम करने के लिए, बी, दर्द कम करने के लिए, खून बढ़ाने के लिए, या भूख बढ़ाने के लिए। तो पेन किलर दवाएं जो हैं वो हमें बहुत ही आसानी से पता है कि वो दर्द को कम करने के लिए दी जाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घाव में संक्रमण की पहचान कैसे की जाती है? घाव में संक्रमण की पहचान कैसे की जाती है? अगर एक घाव इन्फेक्टेड है तो उसकी पहचान हमें कैसे होंगे? उसके साइन क्या क्या हैं, ठीक है, उसके साइन क्या क्या है? तेज़ दर्द और सूजन, ठीक है, उस घाव में तेज़ दर्द हो रहा है या सूजन हो रहा है, उस घाव से बदबू आ रही है, किसी भी तरह का स्मेल आ रहा है, या मवाद आना है। तो ये तीनों ही सही लग रहे हैं, तो हम ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। घाव का संक्रमण को पहचानने के लिए उस घाव में अगर दर्द, तेज़ दर्द या सूजन हो रहा हो, या बदबू हो रहा हो, या उससे मवाद आ रहे हो, तो ये तीनों ही ऑप्शंस जो है वो साइंस हैं घाव में इन्फेक्शन का, वुंड में इन्फेक्शन का, ठीक है। तो इसका सही आंसर है डी, उपयुक्त सभी। हाइड्रोजन पेरोक्साइड घाव में कैसे काम करता है? अभी आया था कि घाव में हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ करते हैं कि नहीं। घाव में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ होता है। अब वो किस यूज़ में आता है, उसका काम क्या होता है, हमें ये देखना है। ऑप्शंस क्या क्या है? दर्द घटाता है, खून बढ़ाता है, फोम बनाकर डेड टिश्यू हटाता है, या रंग साफ करता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड घाव में फोम बनाकर डेड टिश्यू हटाने के काम में आता है, ठीक है। ये इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, ड्रेसिंग के बाद किसे देखना ज़रूरी होता है। ड्रेसिंग के बाद किन चीज़ों को देखना ज़रूरी होता है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, ए तापमान, या पल्स, या रक्त स्राव और सूजन, और बीपी। तो ड्रेसिंग के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसे देखना होता है वो है रक्त स्राव यानी ब्लीडिंग और इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग। ब्लीडिंग और स्वेलिंग को देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ड्रेसिंग किया तो प्रेशर इतना ज़्यादा ना हो जाए कि पेशेंट को सूजन हो जाए, या ब्लीडिंग रुका या नहीं, ये दो चीज़ों को चेक करना ड्रेसिंग के बाद ज़रूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पट्टी बांधते समय सबसे पहले क्या करना चाहिए। ठीक है, पट्टी बांधते समय हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। ऑप्शंस है मलहम लगाना, घाव को ढकना, हाथ धोना, या दस्ताने पहनना। पट्टी बांधते समय हमें सबसे पहले जो काम करना चाहिए वो है दस्ताने पहनना, ताकि किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला एंटीसेप्टिक कौन सा है। सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला एंटीसेप्टिक कौन सा है। इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं, बीटाडीन यानी पोविडोन आयोडीन, बी फिनाइल, सी डेटॉल, या डी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इसका सही आंसर है बीटाडीन, जो कि आपने हॉस्पिटल में जनरली पोविडोन आयोडीन का सॉल्यूशन बीटाडीन को यूज़ होते देखा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, कटाव वाले घाव में कौन सी पट्टी उपयुक्त है। कटाव वाले घाव में कौन सी पट्टी करनी होती है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, सूखी पट्टी, वेट ड्रेसिंग, नमी रहित और कसकर बांधी गई पट्टी, या सिर्फ कॉटन। तो कटाव वाले जो घाव होते हैं उसमें टिश्यू जो है वो बहुत जल्दी भर जाता है, तो वहाँ पे क्या है, वेट ड्रेसिंग सबसे उपयुक्त होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हेमोस्टैटिक क्लैंप का प्रयोग किस लिए होता है। ठीक है, हेमोस्टैटिक क्लैंप जो है उसका यूज़ क्यों होता है। ऑप्शन क्या क्या है, नस काटने के लिए, नस को पकड़ने और रक्त स्राव को रोकने के लिए, दवा लगाने के लिए, या ड्रेसिंग करने के लिए। तो सर्जरी में ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए हेमोस्टैटिक क्लैंप एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज़ किया जाता है। तो इसका सही आंसर है नस को पकड़ने और रक्त स्राव को रोकने के लिए। जैसा कि क्लैंप नाम से ही पता चल रहा है कि ये ब्लड फ्लो को रोकने के लिए होगा, तो हेमोस्टैटिक क्लैंप जो है वो सर्जरी के दौरान ब्लीडिंग को रोकने के लिए, नस को पकड़ने के लिए यूज़ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पायोडर्मा क्या है। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शन है त्वचा का फंगल संक्रमण, बालों की समस्या, त्वचा का पूंछ से भरा संक्रमण, या नाखून की बीमारी। तो इसका सही आंसर है ये असल में पस है, त्वचा का पस से भरा संक्रमण। तो पायोडर्मा एक डिजीज़ है जो कि त्वचा का पूंछ से भरा संक्रमण से ये होता है रिलेटेड। इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन्वॉल्व होता है। इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन्वॉल्व होता है। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण फोड़े फुंसी वगैरह चीज़ें देखी जाती हैं इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पट्टी को सुरक्षित रखने के लिए कौन सी सामग्री उपयोग में आती है। पट्टी सुरक्षित रहे, पट्टी किसी भी तरह की इन्फेक्शन से बचा रहे, ये सब के लिए, और वो हिले ना अपनी जगह से, इन सब चीज़ों के लिए हम किस सामग्री का यूज़ करते हैं। इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं, गॉज, बैंडेज क्लिप, कैची, या ग्लव्स। तो इसका सही आंसर है बैंडेज क्लिप। बैंडेज क्लिप जो है वो ड्रेसिंग को एक जगह पे स्थिर रखने के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि वो अपनी जगह से हिले नहीं और ब्लीडिंग वगैरह को कॉज ना करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, संक्रमण से बचाव के लिए किस तापमान पर ऑटोक्लेव किया जाता है। ये क्वेश्चन अभी तुरंत रिपीट हुआ है। इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम किस तापमान पे, किस टेम्परेचर पे ऑटोक्लेव करते हैं। तो उसका सही आंसर है सी, 121 डिग्री सेल्सियस पे ऑटोक्लेव करते हैं। 121 डिग्री सेल्सियस, 15 पाउंड प्रेशर और 15 से 20 मिनट के लिए, ये मैं आपको दोबारा बता रही हूँ अभी। ठीक है, इतने देर के लिए ऑटोक्लेव किया जाता है ताकि स्टेरिलाइजेशन हो सके। अगला क्वेश्चन क्या है, एंटीबायोटिक क्रीम का प्रयोग कब किया जाता है। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या हैं, केवल ऑपरेशन में, स्वस्थ त्वचा पर, संक्रमित घावों में, या सिर दर्द में। तो एंटीबायोटिक नाम से ही पता चल रहा है कि ये इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए क्रीम है। तो ये कब किसी पेशेंट को दिया जाएगा, जब वो संक्रमित घाव उसको हो चुका हो, तो उससे बचाने के लिए हम एंटीबायोटिक क्रीम का प्रयोग करने का सलाह डॉक्टर्स देते हैं, या इसका यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, नींबू का रस का प्रयोग घाव में क्यों नहीं किया जाता है। नींबू का रस जो है वो घाव में कभी क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए, उसका वजह क्या है। क्योंकि वह सड़ जाता है, क्योंकि वह जलन करता है, क्योंकि वह रंग बिगाड़ता है, क्योंकि वह खुशबू देता है। इसका सही आंसर है
क्योंकि वह जलन कराता है। नींबू का रस जो है वो अगर हम घाव पे डालते हैं तो वो जलन और सूजन को बढ़ा सकता है, ठीक है। उसमें एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें क्या होते हैं, एसिड प्रेजेंट होते हैं, एसिड, जो कि घाव में डालने पे सूजन बढ़ सकती है और जलन हो सकती है, तो क्योंकि वह जलन कराता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, घाव के लिए सबसे उपयुक्त क्लीनिंग सॉल्यूशन कौन सा है। घाव के लिए सबसे उपयुक्त क्लीनिंग सॉल्यूशन कौन सा है। इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं, अल्कोहल, फिनाइल या फिर नॉर्मल सेलाइन या पानी। तो घाव को क्लीनिंग के लिए, साफ़ करने के लिए सबसे जो उपयुक्त है, सबसे अच्छा है, वो है नॉर्मल सेलाइन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्किन स्टेपलर का उपयोग कब किया जाता है। स्किन स्टेपलर का उपयोग कब किया जाता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज़ कब करते हैं, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। ऑप्शंस क्या क्या है, पट्टी बांधने में, नस काटने में, त्वचा को जोड़ने यानी स्टिचिंग में, या बाल काटने में, ठीक है। तो स्किन स्टेपलर, जो कि नाम से ही थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है कि इसका जो यूज़ है वो त्वचा को जोड़ने, स्टिचिंग में है, ठीक है। ये क्या, ये ऑपरेशन के बाद स्किन को बंद करने के लिए इसका यूज़ होता है, ये सर्जरीज के बाद यूज़ होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का हिस्सा है, ठीक है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का हिस्सा है, मास्क हैं या जूते हैं या दस्ताने हैं या उपयुक्त सभी हैं। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव यूनिट में जैसा कि आपको पता है कि मास्क भी होता है, जूते भी होते हैं, दस्ताने भी होते हैं, तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक साफ पट्टी को कितने समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। अगर एक साफ पट्टी जो है उसको कितने समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, 1 सप्ताह, दूसरा है 48 घंटे, तीसरा है 24 घंटे या डॉक्टर की सलाह अनुसार, और चौथा है जब तक वह गंदी ना हो जाए। तो इसका सही, यही क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 24 घंटे या डॉक्टर की सलाह अनुसार, ठीक है। इन्फेक्शन से कंट्रोल करने के लिए 24 घंटे या डॉक्टर की सलाह अनुसार एक साफ पट्टी को यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, ड्रेसिंग ट्रॉली में सबसे नीचे क्या रखा जाता है। एक ड्रेसिंग ट्रॉली जब हम तैयार कर रहे हैं किसी पेशेंट को ड्रेसिंग करने के लिए, ले जाने के लिए, तो उसमें हम सबसे नीचे क्या रखते हैं। ऑप्शंस क्या क्या हैं, घाव की सामग्री, साफ सामग्री, गंदी सामग्री या इंजेक्शन। तो ड्रेसिंग ट्रॉली में सबसे नीचे जो चीज़ें रखी जाती है वो होती है यूज्ड आइटम, गंदी सामग्री जो होती है वो नीचे रखा जाता है, ठीक है, ताकि संक्रमण से बचाया जा सके। पोंछने वाले गॉज का क्या नाम है, ठीक है। जो भी घाव वगैरह पोंछने के लिए जो गॉज यूज़ होता है उसका क्या नाम है। ऑप्शंस क्या क्या है, रोलर बैंडेज, स्पंज, कॉटन या स्टिकर्स। तो इसके सही ऑप्शन जो हैं, ऐसा स्पंज, ऐसा गॉज जिससे जो भी ब्लड फ्लो वगैरह है उसको पोंछा जा रहा है, उसका नाम क्या है, स्पंज, बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर पट्टी गीली हो जाए तो क्या करना चाहिए। अगर हमने पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है, हमने मलहम पट्टी किया, बट पट्टी करते करते भर में वो फिर से ब्लीडिंग के कारण गीली हो जाए, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए। ऑप्शंस क्या क्या है, सुखा लेना चाहिए, वैसे ही छोड़ देना चाहिए, तुरंत बदलना चाहिए या बाल ड्रायर से सुखाना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या है, तुरंत बदलना चाहिए। अगर ब्लीडिंग के कारण एक पट्टी गीली हो चुकी है तो हमें उसे तुरंत चेंज करना चाहिए ताकि उसमें बैक्टीरिया ग्रो ना कर पाए, बैक्टीरियल ग्रोथ को रोका जा सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रे की सफाई किससे की जाती है। जो भी ट्रे में हम प्रोसीजर के सारे इक्विपमेंट्स को, इंस्ट्रूमेंट्स को सजा करके पेशेंट के लिए लेकर जाते हैं, उस ट्रे की सफाई किससे की जाती है। ऑप्शंस क्या क्या है, पानी से, डेटॉल से, फिनाइल से, साबुन और पानी से। तो ट्रे की सफाई जो है वो साबुन और पानी से की जाती है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। ये एक नॉर्मल सफाई की प्रोसीजर होती है, इसमें कुछ खास नहीं होता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बैंडेज किससे बनता है, ठीक है। बैंडेज जो होता है वो किस चीज़ से बना होता है। ऑप्शंस क्या क्या है, लकड़ी से, रबड़ से, कपड़े से या कागज़ से। तो ये बहुत ही कॉमन सवाल है जिसका आंसर है कपड़े से। हमने देखा है कि सारे बैंडेजेस जो होते हैं वो कपड़े से बने होते हैं।
ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड एब्जॉर्ब कर पाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, श्वास नली के आसपास का ड्रेसिंग कब बदलना चाहिए। जो भी हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसके आसपास की ड्रेसिंग हमें कब बदलनी चाहिए। ऑप्शंस क्या क्या है, जब तक बदबू ना आए, हर 24 घंटे में, हर 3 दिन में, या कभी नहीं। तो ये जो है ये बहुत ही डेलिकेट एरिया है जहाँ पे इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं, इसलिए इसे हमें हर 24 घंटे में बदल देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड लगाने पर झाग क्यों बनता है। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जैसा कि हमने देखा कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ जो है वो फोम बनाने के लिए घाव पे किया जाता है ताकि डेड टिश्यूज़ रिमूव हो सके। तो ये झाग क्यों बनाता है, ये फोम क्यों बनाता है, इसका ऑप्शंस क्या क्या है, रसायन क्रिया के कारण, सफ़ेदी लाने के लिए, गर्मी उत्पन्न करने के लिए, या रंग हटाने के लिए। तो इसका सही आंसर जो है वो है रसायन क्रिया के कारण। इसमें जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, उसके वजह से ये फॉर्म बनाता है और बैक्टीरिया और डेड टिश्यूज़ को झाग बनाकर घाव या फिर जो भी वुंड एरिया है वहाँ से रिमूव करता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, रसायन क्रिया के लिए। फोड़े फुंसी के घाव में किस प्रकार की ड्रेसिंग की जाती है। फोड़े फुंसी का अगर पेशेंट आ रखा है तो उसके घाव में जो ड्रेसिंग टेक्निक का यूज़ किया जाता है वो क्या है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, सूखी पट्टी, गीली पट्टी, वेट ड्रेसिंग, कोई ड्रेसिंग नहीं, या प्लास्टर। तो इसका सही आंसर जो है वो है वेट ड्रेसिंग। गीली पट्टी जो टेक्निक है उसका यूज़ किया जाता है फोड़े फुंसी के घाव में ड्रेसिंग करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, संक्रमित सामग्री को नष्ट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है। संक्रमित सामग्री जो भी इन्फेक्टेड चीज़ें हैं उसको नष्ट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है। गड्ढे में फेंक देना, जलाना, इंसिनरेशन, पानी में बहा देना, या ज़मीन में गाड़ देना। तो जलाना, इंसिनरेशन इसका सही ऑप्शन है। इंसिनरेशन क्या है, इसमें चीज़ों को जो भी इन्फेक्टेड मटेरियल होता है उसे ऐश यानी कि राख में बदल दिया जाता है बहुत ही हाई टेम्परेचर पर जला करके। तो ये सबसे सेफ और सबसे अच्छा ऑप्शन है इन्फेक्टेड मटेरियल को डिस्पोज करने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ड्रेसिंग करते समय रोगी की गोपनीयता बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या है, पर्दा लगाना चाहिए, ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्य रोगियों के सामने करना चाहिए, या बिना कपड़े के छोड़ना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन है कि ड्रेसिंग करते समय हमें पेशेंट की प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए पर्दा लगाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, घाव को खोलकर छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। घाव को खोलकर छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शंस क्या क्या है, क्लोज ड्रेसिंग, ओपन ड्रेसिंग, क्लीनिंग ड्रेसिंग, या पट्टी लगाना। तो इसका सही आंसर जो है वो है ओपन ड्रेसिंग। ये क्या है, इसका प्रयोग जो है वो कभी कभी घाव को सूखने के लिए, घाव ऐसा कोई है जिसको सूखने के लिए खुला छोड़ना ज़रूरी है, तो उस केस में ओपन ड्रेसिंग की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, रक्षात्मक पट्टी का उद्देश्य क्या होता है। रक्षात्मक पट्टी का उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शंस क्या क्या है, फैशन के लिए, घाव को ढककर संक्रमण से बचाने के लिए, या रंग छिपाने के लिए, या दर्द बढ़ाने के लिए। तो रक्षात्मक पट्टी जो है वो घाव को ढककर संक्रमण से बचाने के लिए की जाती है। इसमें घाव को ढका जाता है ताकि कोई भी गंदगी या बैक्टीरिया से वह सुरक्षित रहे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग कब नहीं करना चाहिए। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में भी हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड कब यूज़ नहीं करना चाहिए, कब यूज़ नहीं करना चाहिए। ऑप्शंस क्या क्या हैं, खुले ताज़े घाव पर, मरे हुए ऊतक पर, हड्डी पर, या त्वचा पर। तो असल में हमें इसे खुले ताज़े घाव पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसा कि हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है वो डेड टिश्यू को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन जो खुला हुआ ताज़ा घाव है उस पर इसका रिएक्शन कुछ अलग देखने को मिल सकता है, इसलिए इसका यूज़ वहाँ पे नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैटगट किसका बना होता है। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या है, प्लास्टिक से, स्टील से, जानवरों की आंत से, प्राकृतिक, या रबड़ से। तो कैटगट जो होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। हमने पहले भी इसके बारे में बात किया कि कैटगट क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, इसको काट कर हटाना नहीं पड़ता। तो ये अगर प्लास्टिक से बना होगा तो ये कट कर हट नहीं सकता, स्टील से बना होगा तो ये खुद एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, रबड़ से बना होगा तो भी एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। इसीलिए इसको जानवरों की आंत से यानी कि प्राकृतिक तरह से बनाया जाता है ताकि ये स्किन एब्जॉर्ब कर ले और इसको हटाना ना पड़े। ये ऐसे टाके होते हैं जिन्हें हटाना नहीं पड़ता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं,
फोड़े या पके हुए घाव को खोलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, फोड़े हो रखे हैं या पके हुए घाव हो रखे हैं, उन्हें खोलने की प्रक्रिया, प्रोसीजर जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन क्या है? ड्रेनेज, सिलाई, इंक्यूबेशन या थर्मोथेरेपी। तो इसका सही आंसर क्या है? ड्रेनेज। किसी भी फोड़े या पके हुए घाव से मवाद यानी म्यूकस या पस को बाहर निकालने के लिए छीरा लगाया जाता है और उस प्रोसीजर को हम ड्रेनेज कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे सुरक्षित सुई क्या होती है? ऑप्शंस, सबसे सुरक्षित यानी सेफ सुई क्या है? ऑप्शंस क्या क्या है? रीयूजेबल, डिस्पोजेबल यानी एक बार उपयोग वाली, उसके बाद क्या है? उसके बाद अगला ऑप्शन है स्टील सुई या लंबी सुई। तो सबसे सुरक्षित सुई जो है वो क्या है? डिस्पोजेबल यानी एक बार उपयोग वाली, ताकि ये क्या है? एक इंसान से दूसरे इंसान में इन्फेक्शन का खतरा सबसे कम करती है, इसलिए ये सबसे सेफ सुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? सर्जिकल ब्लेड को पकड़ने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? सर्जिकल ब्लेड जो होता है उसे पकड़ने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस क्या क्या है? ए फॉरसेप्स, बी ट्रे, सी ब्लेड होल्डर या स्कैल्पेल हैंडल, डी क्लैंप। तो उसका सही आंसर है सी ब्लेड होल्डर या स्कैल्पेल हैंडल। ये क्या है? सर्जिकल ब्लेड को पकड़ने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? जब पट्टी बहुत कस कर बांधी जाती है तो कौन सी समस्या हो सकती है? अगर एक पट्टी को बहुत ही ज़्यादा प्रेशर के साथ बांधा जा रहा है तो कौन सा सिचुएशन देखने को मिल सकता है? खून का बहाव बढ़ना, दर्द कम होना, खून का बहाव रुकना और उत्तक क्षति या त्वचा की रंग साफ होना। तो इससे क्या हो सकता है? खून का बहाव रुकना और उत्तक क्षति। अगर हम नॉर्मल प्रेशर से थोड़ा ज़्यादा अगर प्रेशर देते हैं तो ब्लीडिंग रुक जाती है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं तो टिश्यू इंजरी देखने को मिलती है, टिश्यू इंजरी देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? फोर्सेप्स का प्रयोग कब किया जाता है? फोर्सेप का यूज़ कब किया जाता है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। ऑप्शंस क्या क्या है? इंजेक्शन देने में, घाव से अशुद्ध वस्तुएं निकालने में, दवा खाने में या वज़न मापने में। तो फोर्सेप्स का यूज़ जो है वो साफ़ सफाई के लिए किया जाता है, यानी कि घाव से अशुद्ध वस्तुएं निकालने के लिए, म्यूकस पस वगैरह चीज़ें निकालने के लिए। गॉज पैड का मुख्य उपयोग क्या है? गॉज पैड जो है वो सबसे मेनली क्यों यूज़ किया जाता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? दबाव बनाने के लिए या फिर चाय छानने के लिए, बाल साफ़ करने के लिए या आँख ढकने के लिए। तो ये बहुत ही ऑप्शन से ही साफ पता चल रहा है कि गॉज पैड का जो मेन उद्देश्य है वो दबाव बनाने के लिए होता है, ताकि वुंड के ऊपर थोड़ा वेट रहे और ब्लीडिंग रुक जाए, इसलिए गॉज पैड का यूज़ करते हैं। स्टेरिलाइज गॉज का उपयोग क्यों किया जाता है? स्टेरिलाइज गॉज का उपयोग क्यों किया जाता है? स्टेरिलाइज गॉज नाम से पता चल रहा है कि एक स्टेरिलाइज गॉज पीस है। इसका यूज़ क्यों किया जाता है? रंग अच्छा होता है, खुशबू देता है, संक्रमण से बचाने के लिए, कपड़े जैसा दिखता है। नहीं, ये संक्रमण से बचाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ये संक्रमण से बचाने के लिए स्टेरिलाइज गॉज का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कटे हुए घाव में कौन सी पट्टी उपयुक्त होती है? कटे हुए घाव में हम कौन सी पट्टी उपयुक्त दे सकते हैं? ऑप्शंस क्या क्या है? सामान्य पट्टी, सिलिकॉन पट्टी, एडहेसिव पट्टी या मेटल पट्टी। तो इसका सही आंसर है बी एडहेसिव पट्टी। अगर कटा हुआ घाव है तो उसमें हम एडहेसिव पट्टी की ड्रेसिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगर बैंडेज हटाते समय चिपक गया हो तो क्या करना चाहिए? अगर बैंडेज हटाते वक्त चिपक गया हो तो हमें क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है खींच कर हटाना चाहिए, बी कैंची से काट देना चाहिए, सी नॉर्मल सलाइन से गीला करके धीरे धीरे हटाना चाहिए या डी कपड़े से पोंछना चाहिए। ये हॉस्पिटल्स में जनरली किया भी जाता है, जो कि है सी नॉर्मल सलाइन से गीला करके धीरे धीरे हटाना चाहिए, ताकि पेशेंट को इरीटेशन ना हो, तकलीफ ना हो, दर्द ना हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्जिकल ग्लव्स का उपयोग किस लिए किया जाता है? सर्जिकल ग्लव्स का यूज़ क्यों किया जाता है? ऑप्शन क्या है? फैशन के लिए, सर्दी से बचाव के लिए, संक्रमण से बचाव के लिए या दस्ताने गंदे ना हों इसलिए। तो ये बहुत ही कॉमन सा आंसर हमें सामने दिख रहा है कि संक्रमण से बचाव के लिए ऑप्शन नंबर सी जो है उसके लिए सर्जिकल ग्लव्स का यूज़ किया जाता है, जो कि एक तरह का PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी है, जो कि संक्रमण से बचाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले किसे स्टेरिलाइज किया जाना चाहिए? सबसे पहले हमें किस चीज़ को स्टेरिलाइज करना चाहिए? ट्रे को, पट्टी को, इंस्ट्रूमेंट को या थर्मामीटर को? तो हमारा सही आंसर क्या है? इंस्ट्रूमेंट को। इंस्ट्रूमेंट को सबसे पहले स्टेरिलाइज करना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्रेसिंग करते समय बाएं हाथ में कौन सा काम लेना चाहिए?
ऑप्शंस क्या क्या हैं, फॉरसेप्स पकड़ने का, ट्रे पकड़ने का, मलहम लगाने का या गॉज पकड़ने का। तो ड्रेसिंग के दौरान हमें दाहिने हाथ से फॉरसेप्स को पकड़ना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन है, ड्रेसिंग के समय अगर रोगी को तेज़ दर्द हो तो क्या करना चाहिए। ड्रेसिंग के समय अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो तो हम क्या कर सकते हैं। ऑप्शन ए, काम जारी रख सकते हैं या डांट सकते हैं या डॉक्टर को सूचना दे सकते हैं और थोड़ी देर रुक सकते हैं या पट्टी उतार सकते हैं। तो हमें यहाँ पे किसी भी तरह का ये एबनॉर्मेलिटी अगर दिखे तो हमें तुरंत डॉक्टर को सूचना देकर थोड़ी देर रुकना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किस सर्जिकल औजार का उपयोग धातु की प्लेट या हड्डी पकड़ने के लिए होता है। किस सर्जिकल औजार का यूज़ जो है वो किसी भी मेटल का प्लेट या हड्डी को पकड़ने के लिए होता है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, ऑप्शन है निडल होल्डर, बोन होल्डर, ट्रे या क्लैंप। तो इसका सही आंसर है बी, बोन होल्डर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफर फोर्सेप्स का उपयोग किस में किया जाता है। ट्रांसफर फोर्सेप्स जो हैं वो एक तरह के फोर्सेप्स हैं जिनका उपयोग क्यों किया जाता है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, ब्लड ट्रांसफ़र के लिए, उपकरण को स्टेरलाइज ट्रे से निकालने के लिए, टाँके लगाने के लिए या ऑक्सीजन देने में। तो ट्रांसफ़र फोर्सेप्स जो है वो किसी भी स्टेरलाइज की हुई ट्रे से किसी भी चीज़ को उठाने के लिए, इंस्ट्रूमेंट को उठाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्रेसिंग ट्रॉली में सबसे नीचे कौन सी चीज़ रखी जाती है। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या है, सर्जिकल औजार, गंदे ड्रेसिंग का डिब्बा, दवाएं या मलहम। तो ये अभी हमने ऊपर भी ये क्वेश्चन देखा था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि ड्रेसिंग ट्रॉली में हमें सबसे नीचे जो चीज़ रखनी चाहिए वो है गंदे ड्रेसिंग का डिब्बा। जो भी गॉज पीसेस और स्पंज जो यूज़ हो चुके हैं उन्हें हमें ड्रेसिंग ट्रॉली में सबसे नीचे रखना चाहिए। सबसे पहले कौन से घाव की ड्रेसिंग करनी चाहिए। हमें सबसे पहले कौन सी घाव की ड्रेसिंग करनी चाहिए। ऑप्शंस क्या क्या हैं, संक्रमित घाव, पुराना घाव, साफ घाव यानी क्लीन वुंड या घाव नहीं करना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या है कि हमें सबसे पहले साफ घाव यानी क्लीन वुंड की ड्रेसिंग करनी चाहिए ताकि किसी भी तरह के इन्फेक्शन से इस घाव को एटलीस्ट बचाया जा सके। ठीक है, ये तो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, ये पुराना घाव है जिसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हैं, लेकिन क्लीन वुंड का सबसे पहले ड्रेसिंग करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, बायोहैज़ार्ड सामग्री को कहाँ रखा जाता है। बायोहैज़ार्ड सामग्री को कहाँ रखा जाता है, किस डिब्बे में रखा जाता है। ऑप्शंस क्या क्या है, नीले रंग के बैग में, हरे रंग के डिब्बे में, लाल या पीले रंग के बैग में, काले बैग में। तो लाल या पीले रंग के बैग में जो है वो हम बायोहैज़ार्ड यानी कि जो भी चीज़ें बायोहैज़ार्ड प्रबंधन नियमों के अनुसार जो है, जो भी नियम है बायोहैज़ार्ड चीज़ों की हैंडलिंग के लिए, उसके अनुसार हमें लाल या पीले रंग के बैग में बायोहैज़ार्ड सामग्री रखनी चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, स्टेरलाइजेशन के बाद औजार कितने समय तक स्टेरलाइज माना जाता है। हमने एक बार किसी भी इंस्ट्रूमेंट को स्टेरलाइज किया तो वो कितने दिनों तक स्टेरलाइज माना जाएगा। तो आम तौर पर अगर उसकी पैकेजिंग इंस्ट्रूमेंट की सही से की गई हो तो उसे हम 7 दिनों तक स्टेरलाइज मानते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7 दिन। अगला क्वेश्चन क्या है, एक सामान्य ड्रेसिंग में कौन कौन सा सामान आवश्यक होता है। अगर हम एक जनरल ड्रेसिंग कर रहे हैं तो उसमें किन किन चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। ऑप्शंस क्या क्या है, ट्रे, सिरिंज, थर्मामीटर, गॉज, फॉरसेप्स, सलाइन और पट्टी, केवल गॉज या कैची और कंबल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गॉज, फॉरसेप्स, सलाइन और पट्टी। ये सामान्य ड्रेसिंग, जनरल ड्रेसिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड्डी टूटने पर किस उपकरण से उसे स्थिर किया जाता है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, पट्टी, ब्लेड, स्प्लिंट या थर्मोमीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्प्लिंट। हड्डी टूटने पर उसे जिस उपकरण से स्थिर किया जाता है वो है स्प्लिंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ड्रेसिंग ट्रॉली को कब साफ़ करना चाहिए। ड्रेसिंग ट्रॉली जो है उसे हमें कब साफ़ करना चाहिए, कितने कितने टाइम पे साफ़ करना चाहिए। हफ्ते में एक बार, दिन में एक बार, हर ड्रेसिंग के बाद या जब समय मिले। तो इसका सही आंसर है कि हमें इन्फेक्शन से कंट्रोल करने के लिए हर ड्रेसिंग के बाद ड्रेसिंग ट्रॉली को साफ़ करना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ड्रेसिंग करते समय अगर गॉज गिर जाए, ठीक है, तो क्या करें। अगर ड्रेसिंग करते वक्त गॉज पीस जो है वो गिर गया हो तो हमें उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ऑप्शंस क्या क्या हैं, उठाकर फिर से उपयोग करें, उसे फेंक दें और नया लें, उसे सुखाकर उपयोग करें या डॉक्टर से पूछें। तो इसका सही आंसर जो है वो बी, उसे फेंक दें और नया लें, क्योंकि इससे इन्फेक्शन का खतरा जो है वो पेशेंट में फैल सकता है।
तो आज का हमारा 100 क्वेश्चंस का ये क्लास यहीं कंप्लीट होता है। अगर आप भी मॉक टेस्ट से अपने तैयारी को एनालाइज करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को देखना चाहते हैं, तो आप पहला मॉक टेस्ट राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप को डाउनलोड करके सूर्या बैच के सेक्शन में जा करके पहला मॉक टेस्ट फ्री दे सकते हैं। और अगर आप अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो आप सूर्या बैच को ख़रीदें, जिसमें आपको सारा कंप्लीट सिलेबस कराया ही जा रहा है। साथ ही आपको एक नई चीज़, उसमें एक बुक भी मिलेगी जिसमें मॉडल सॉल्व पेपर्स होंगे, जो कि आपको अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। ये बुक आपको हमारे बैच के साथ बिल्कुल ही फ्री मिलेगी। तो आप ड्रेसर एग्ज़ाम के लिए नंबर 1 बैच सूर्या बैच को जल्द से जल्द खरीदें और अपनी तैयारी को अलग ही लेवल पर ले जा करके अच्छा बनाएं, अपने सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करें।